आप सभी को देवोत्थनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के पवित्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर सक्सेना, गुड्डी भैया, बैनामा लेखक, रजिस्ट्री कंपाउंड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, एविस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वे 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। अहमद पटेल को गुजरात के भरूच स्थित उनके पैतृक गांव पीरामन में ही सुपुर्द खा किया जाएगा। अहमद पटेल की इच्छा थी कि उन्हें उनके माता पिता के साथ ही दफन किया जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने अपने बेटे को कहा था। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला, कोई और शख्स कभी नहीं संभाल सकता था। बुरे वक्त में संभालते थे, अच्छे वक्त में खुद कुछ नहीं लेते थे। कभी पद नहीं मांगा, कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उनका पैशन था, कमिटमेंट थी, वो मैंने आज तक किसी कांग्रेसमैन में नहीं देखी। तो हमारे लिए तो एक समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे खुद के लिए, देश के लिए ऐसा व्यक्ति जो हम इतनी जल्दी और इस कोविड की वजह से चले जाए, हम सबको बहुत नुकसान हुआ है, देश को, कांग्रेस को और मुझे खुद को। The Congress Party and the nation have suffered an irreparable loss in the passing of Shri Ahmed Patel. Shri Ahmed Patel, through his long and distinguished political career, had earned friendships across the political spectrum, and that is why he was an indispensable troubleshooter for the Congress Party in times of crisis. His role as a crisis manager, his role as a friend and a political advisor to the Congress president would for long be remembered in the annals of India's political history. It is indeed tragic that at this difficult time for the Congress party, Shri Ahmed Patel's services will no longer be available to the party. I send my deepest condolences to Fazal and to the family of Ahmed Bhai. May the Lord Almighty rest his soul in peace. अचानक मौत से व्यक्तिगत तौर पर हमने एक दोस्त, एक अपना भाई, एक अपना कुलीग खो दिया है। हम लोग पिछले 45 वर्षों से यूथ कांग्रेस के ज़माने से लेकर आज तक एक परिवार की तरह काम करते आए हैं और इन 45 वर्षों में अहमद भाई ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो लोगों की सेवा की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो काम किया, वो हमेशा याद रहेगा। वो एक बहुत मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के लिए और उस खिला को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैंने 4-5 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, जब किसी ने उनके बारे में पूछा तो मैंने यही बताया था कि अगर मैं 10 जन्म भी लूँ तो कुछ काम जो अहमद भाई कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उनका एक मैनेजमेंट, कम बोलते थे,
लेकिन एक जगह बैठकर वो मैनेजमेंट करने में जो उनकी स्किल थी वो किसी के पास नहीं। आज हमने ऐसे लीडर को खो दिया है जिससे व्यक्तिगत तौर पर भी हमने, जैसे मैंने कहा, एक भाई, एक दोस्त, एक कुलीग खोया है और कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है। अचानक बिहार में मौत विधानसभा से अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के बीच है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। तेजस्वी यादव ने सदन में आरोप लगाया कि आज पूरा देश देख रहा है कि खुलेआम चोरी हो रही है, अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमें बाहर ही कर दीजिए। तो लगातार हंगामा करते यहाँ पर आरजेडी के विधायक नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सदन में ये आरोप लगाया है कि पूरा देश ये देख रहा है कि खुलेआम चोरी हो रही है। तेजस्वी की मांग है कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, उन्हें मतदान के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए। राजद का कहना है कि नीतीश सदन का हिस्सा नहीं है। दरअसल महागठबंधन के विधायकों की ओर से वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजद की अपील है कि वोटिंग को गुप्त रखा जाए। इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। सदन में प्रदर्शन के दौरान विधायकों से अलग कार्यकर्ता भी विधानसभा में मौजूद हैं। बता दें कि सदन में चुनाव से ठीक पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि लालू यादव ने बीजेपी विधायक को फोन कर उनका साथ देने को कहा है। तो बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तो होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही हंगामा होता नजर आ रहा है। लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम चोरी करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। धोखे से धर्म बदलने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल कपट बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होने का प्रावधान है। लेह में मौसम विभाग का बुनियादी ढांचा उन्नत किया जा रहा है। यहां डॉपलर रडार लगाया जा रहा है जिससे सेना के हर मूवमेंट को इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूरे लद्दाख में 10 नई मौसम वेधशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार हर कोने से सही डाटा मिलने से मौसम की सटीक भविष्यवाणी से फायदा मिलेगा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए लेह में मौसम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से सेटअप किया जा रहा है। इसमें वहां पर डॉपलर रडार भी इंस्टॉल किया जाएगा जिससे मौसम की हर हरकत की जानकारी जल्द प्राप्त हो जाएगी। अधिकारी ने बताया कि रडार की खासियत यह है कि यह आधे घंटे से कम समय के भीतर मौसम में होने वाले बदलावों को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। उन्होंने बताया कि लद्दाख में इस वक्त केवल 3 जगहों लेह, कारगिल और द्रास में वेदर ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन जल्द ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 10 और वेदर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएंगी। इनमें जंस्कार, पर्चिक, संकू, न्योमा, तुर्तुक, नोबरा, पंगू आदि जगहें शामिल हैं। इतना ही नहीं, लेह में मौसम विभाग की ओर से रेडिएशन, पॉल्यूशन और ओजोन यूनिट भी स्थापित की जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा लद्दाख में बुनियादी ढांचे में उन्नयन न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में तैनात सेना के लिए भी काफी लाभदायक साबित होगा।
मौसम की भविष्यवाणी के अभाव में कई बार जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा इन सब चीजों को लगाए जाने से सेना को मौसम की हर जानकारी समय से पहले मिल जाएगी। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मंगलवार को 37,975 मामले सामने आए थे। देश में वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 481 रही। देश में अब तक कुल 92,22,217 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 86 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 37,816 मरीजों ने वायरस को मात दी है। इस तरह संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या 86,42,771 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 5 लाख से नीचे बनी हुई है। वर्तमान प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,44,746 हो गई है। आपको बता दें कि जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,34,699 हो गई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को जरूरत है तो सावधानी बरतने की, सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की, तभी हम कोरोना के खिलाफ जो अभियान हमारा चल रहा है उसमें कोरोना को मात दे सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुल रहा जहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आपको बता दें कि AQI 400 के पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि सांसों पर संकट बनाया है। बुधवार सुबह दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट माने जाने वाले सभी इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलीपुर में 420, आनंद विहार में 443, अशोक विहार में 442, बवाना में 441, चांदनी चौक में 408, DDU में 434 और जहांगीरपुरी में 450 AQI दर्ज किया गया। ऐसे ही अन्य इलाकों में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तूफान निवार तमिलनाडु के तट से आज टकराने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5:30 से पहले 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तूफान से पहले बारिश हो रही है। चेन्नई में कुल 129 राहत शिविर बनाए गए हैं। वहीं 8 राहत केंद्रों पर पहले से 312 लोग शरण लिए हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बारिश कल से शुरू हो चुकी है। जन जन तक चेतावनी पहुंचाई जा चुकी है। ये तूफान आज शाम 5:30 बजे से पहले कभी भी मामलापुरम और कैराकल के बीच तट से टकराएगा। तूफान के आने से पहले सैटेलाइट्स को जो संदेश मिल रहे हैं उसके मुताबिक हवाओं की गति 100 किलोमीटर से ऊपर तो रहेगी ही, लेकिन ये करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल तमिलनाडु में कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं पर बादल छा रहे हैं। मछुआरे अपने नावों को बाहर निकाल चुके हैं। मछुआरों के साथ सामानों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए JCB की भी मदद ली जा रही है। इस साल बंगाल की खाड़ी मानो बवाल बन गई है। इसी साल 21 मई को अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से ही उठा था, तब नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा हुआ था। इस बार तूफान के निशाने पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना हैं। हिंदुस्तान में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ये तमाम जो क्षेत्र है उत्तराखंड, हिमाचल का, यहाँ पे बड़ी संख्या में बर्फबारी हुई, जिसका फ़ायदा बागवानी और किसानी के लोगों को मिलेगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अब प्रभावित हो रहा है, क्योंकि तूफान जो है, जो बर्फीले तूफान है, उसकी चेतावनी जारी की गई है। सबसे अहम बात यह है जम्मू कश्मीर को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। अगर मैं आपको सेटेलाइट तस्वीरें में दिखाऊं तो ये जो पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत का, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे हल्के बादल हैं, लेकिन ये जो बादल हैं इनके बर्फबारी और तूफान में तब्दील होने की बात मौसम विभाग ने कही। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी जारी की है कि 25 तारीख तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो
बर्फबारी का तूफान है वो आ सकता है। सेना को अलर्ट किया गया है क्योंकि पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ कि सेना के जो कैंप्स थे उनको क्षति पहुंची थी, कई जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में इस बार सबसे अहम बात यह है कि जो 90,000 सैनिक हैं उनको तैनात किया गया है और लद्दाख में जो बर्फबारी हो रही है उससे बचाव के लिए हालांकि सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी जो है बर्फबारी जारी रहेगी। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी में 22 तारीख से ही कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था जो अब चक्रवात में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में किसी भी तरह से जो मछुआरे हैं वो न जाएं। सबसे अहम बात है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में यहाँ पे भारी तूफान आ सकता है। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में 5 से 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दामों में 16 से 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे महंगा हुआ तो वहीं डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। आपको बता दें इससे पहले 22 सितंबर को दामों में गिरावट दर्ज हुई थी। वहीं मुंबई में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 6 पैसे बढ़कर 88.29 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल के दाम 17 पैसे बढ़कर 77.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। साथ ही चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव आया है। पेट्रोल के दाम 5 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद 84.64 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही डीजल के दाम 16 पैसे बढ़कर 76.88 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है। 5 पैसे बढ़कर पेट्रोल 88.29 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 17 पैसे बढ़कर 77.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बेंगलुरु में भी दामों में बदलाव आया है। पेट्रोल के दामों में 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब पेट्रोल 84.31 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 17 पैसे बढ़कर 75.70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि जब कोरोना के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी तो उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हैं उससे जनता को राहत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जो आरोप लगाए उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील और मुंबई पुलिस को आईपीसी की धारा 124A का केस दर्ज करने को लेकर फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों बहनों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत किसी भी तरह के बलपूर्वक कार्रवाई पर अंतिम सुरक्षा का अनुदान दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस SS शिंदे और MS कर्णिक की खंडपीठ ने कंगना रनौत और उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस ऑर्डर पर था जिसमें दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली के वकील रिजवान सिद्दीकी के बयान को रिकॉर्ड और स्वीकार किया है। रिजवान ने कोर्ट में कहा कि दोनों 8 से 12 जनवरी के बीच दोपहर 2 बजे बांद्रा पुलिस के सामने पेश हो जाएंगी और अपना बयान दर्ज करेंगी। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था, मुंबई पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने को लेकर के जो केस दर्ज किया था उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील और मुंबई पुलिस को आईपीसी की धारा 124A का केस दर्ज करने को लेकर फटकार लगाई। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार फिर से हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302.01 अंक यानी 0.68% ऊपरी रिकॉर्ड 44,825.03 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, आपको बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी की शुरुआत 87.80 अंकों की तेजी के साथ हुई। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था और निफ्टी पहली बार 13,000 के ऊपर पहुंचा था। मंगलवार को अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स इंडेक्स में 1.54% की बढ़त आई और ये 454.97 अंक ऊपर 30,046.20 पर बंद हुआ। इंडेक्स पहली बार इस स्तर पर बंद हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।